नमस्ते स्टूडेंट्स और आप सबका वेलकम है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए, ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है और इसमें हम बिल्कुल बेसिक से मतलब जीरो से शुरू करेंगे। हम ये समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस आखिर होती क्या है, उन्हें पहचानते कैसे हैं और हाँ, उन्हें लिखने का साइंटिफिक तरीका क्या है। तो चलिए इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार करते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। देखिए, सबसे पहले सेक्शन 1 में हम समझेंगे कि केमिकल चेंज का आखिर मतलब क्या है। फिर सेक्शन 2 में हम थोड़ा डिटेक्टिव बनेंगे और देखेंगे कि रिएक्शंस को होते हुए कैसे पहचानते हैं। सेक्शन 3 में हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज सीखेंगे, यानी इक्वेशंस लिखना। सेक्शन 4 और 5 में हम उन्हीं इक्वेशंस को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाएंगे। और आखिर में सेक्शन 6 में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के सबसे बड़े नियम की, सबसे इंपॉर्टेंट रूल की। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। व्हाट इज अ केमिकल चेंज? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ही जरूरी है कि हमारे आसपास जो भी बदलाव हो रहे हैं वो सब एक जैसे नहीं होते। मोटे तौर पर दो तरह के चेंजेस होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। और इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, उसको समझना इस पूरे चैप्टर का बेस है। अब इस स्लाइड को देखिए, ये इन दोनों के बीच का सबसे मेन डिफरेंस बताती है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जब हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि सब्सटेंस की सिर्फ फिजिकल स्टेट बदल रही है, जैसे सॉलिड से लिक्विड हो गया या लिक्विड से गैस। लेकिन उसकी जो केमिकल आइडेंटिटी है, उसकी जो कॉम्पोजिशन है, यानी वो जिस चीज से बना है, वो बिल्कुल सेम रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चेंजेस अक्सर रिवर्सिबल होते हैं, मतलब आप उन्हें आसानी से उल्टा कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ, केमिकल चेंज में। यहाँ सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन ही पूरी तरह से बदल जाती है। पता है कैसे? पुराने केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं, जिससे एक बिल्कुल नया सब्सटेंस ही तैयार हो जाता है। और हाँ, ये चेंजेस ज्यादातर इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब उन्हें वापस पहली जैसी स्टेट में लाना लगभग नामुमकिन होता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आसान बनाते हैं अपनी डेली लाइफ के एग्जाम्पल से। एकदम सिंपल। सोचिए आपने बर्फ यानी आइस को पिघलाया। अब बर्फ क्या है? सॉलिड H2O। और पिघलकर क्या बना? पानी यानी लिक्विड H2O। तो सब्सटेंस तो अभी भी H2O ही है ना, उसकी केमिकल पहचान तो नहीं बदली। और आप इस पानी को वापस फ्रीजर में रखेंगे तो फिर से बर्फ बन जाएगी। तो ये क्या हुआ? एक रिवर्सिबल फिजिकल चेंज। ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल सोचिए, दूध से दही बनने का। यहाँ क्या होता है? दूध के अंदर के जो लैक्टोज मॉलिक्यूल्स हैं वो बदलकर लैक्टिक एसिड बन जाते हैं। एक बिल्कुल नया सब्सटेंस बन गया जिसका टेस्ट, स्मेल सब कुछ दूध से अलग है। अब मेरा सवाल है, क्या आप दही से वापस दूध बना सकते हैं? सोच के देखिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये हुआ एक इरिवर्सिबल केमिकल चेंज। बिल्कुल ऐसे ही लोहे पर जंग लगना यानी रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर किसी फल का पकना, ये सब केमिकल चेंजेस के ही एग्जांपल्स हैं। ओके, तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि केमिकल चेंज होता क्या है, तो अगला सवाल ये है कि हम इसे होते हुए पहचानेंगे कैसे। आइए अब हम आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई कुछ एक्टिविटीज को एनालाइज करते हैं और उन क्लूज को, उन संकेतों को ढूंढते हैं जो हमें साफ साफ बताते हैं कि यहाँ एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो पहली एक्टिविटी देखते हैं। यहाँ हमने लिया लाइमस्टोन, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अब जब हम इसे गर्म करते हैं, और हाँ, ये जो एरो के ऊपर आपको ट्राइंगल या डेल्टा का साइन दिख रहा है, इसका मतलब होता है हीटिंग। तो इससे दो नए सब्सटेंस बनते हैं, एक CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो एक गैस निकल रही है। ये हुई हमारी पहली ऑब्जर्वेशन। और जब इस गैस को हम लाइम वाटर से पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है, जो इस बात को कंफर्म करता है कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो यहाँ एक नया गैस सब्सटेंस बना। इसका मतलब साफ है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। चलिए अब दूसरी एक्टिविटी पर आते हैं। यहाँ हमने एक टेस्ट ट्यूब में नीले रंग का कॉपर सल्फेट CuSO4 सोल्यूशन लिया और इसमें थोड़ा सा जिंक डस्ट डाल दिया। अब थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि सोल्यूशन का जो नीला रंग था वो गायब हो गया और वो कलरलेस हो गया। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिंक ने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया, यानी डिस्प्लेस कर दिया। इसके साथ ही जब हम टेस्ट ट्यूब को छूते हैं तो वो गर्म लगती है, मतलब इस प्रोसेस में हीट भी जनरेट हुई। तो कलर का चेंज होना और टेम्परेचर का चेंज होना, ये दोनों ही केमिकल रिएक्शन के बिल्कुल पक्के साइंस हैं। तो पिछली दो एक्टिविटीज से हमने ये 4 इंपॉर्टेंट साइंस नोट किए हैं। इसको दिमाग में बिठा लीजिए। अगर किसी भी प्रोसेस के दौरान आपको इनमें से कोई भी एक चीज दिखे, या तो सब्सटेंस की स्टेट बदल जाए जैसे सॉलिड से गैस, या उसका कलर चेंज हो जाए जैसे नीले से कलरलेस हो गया था, या उसमें से कोई गैस इवॉल्व हो,
या फिर उसका टेम्परेचर बदल जाए, चाहे वो गर्म हो या ठंडा, इनमें से कुछ भी हो, तो आप समझ जाइए कि वहां पर मोस्टली एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये चारों साइंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बहुत ही क्लियर साइन है केमिकल रिएक्शन का, और वो है प्रेसिपिटेट का बनना। अब आप सोचेंगे ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? बड़ा सिंपल है। जब हम दो लिक्विड सॉल्यूशंस को आपस में मिलाते हैं और उनके मिलने से एक इनसॉल्युबल सॉलिड बन जाता है, मतलब एक ऐसा सॉलिड जो सॉल्यूशन में घुलता नहीं है, उसी सॉलिड को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम पोटेशियम क्रोमेट और बेरियम सल्फेट के सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो एक पीले रंग का सॉलिड यानी येलो प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक उसी तरह जब हम सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशंस को मिलाते हैं तो एक सफेद रंग का यानी वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो अगर आपको प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखे तो समझ जाइए ये भी इस बात का पक्का सबूत है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो अभी हमने देखा कि टेम्परेचर में चेंज आना यानी हीट का निकलना या एब्जॉर्ब होना रिएक्शन का एक साइन है। सही बात है, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या हर वो प्रोसेस जिसमें हीट इन्वॉल्व हो उसे हम केमिकल चेंज मान लेंगे? सोचिएगा इसके बारे में। इस सवाल को दिमाग में रखिए क्योंकि अगला एग्जाम्पल आपके इस डाउट को हमेशा के लिए क्लियर कर देगा। तो ये स्लाइड एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को दूर करती है। इस एक्टिविटी में हमने फैलिक एनहाइड्राइड नाम के एक सॉलिड को गर्म किया। अब गर्म करने पर क्या हुआ? वो पिघला नहीं बल्कि सीधा व्हाइट वेपर यानी गैस में बदल गया। फिर ये वेपर जब ऊपर फनल की ठंडी दीवारों से टकराया तो वापस सॉलिड बन गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हीट तो इन्वॉल्व हुई, स्टेट भी बदली, सॉलिड से गैस, फिर गैस से सॉलिड। लेकिन मेन सवाल, क्या कोई नया केमिकल सब्सटेंस बना? जवाब है नहीं। जो फैलिक एनहाइड्राइड सॉलिड फॉर्म में था वही गैस फॉर्म में गया और वापस आकर वही फैलिक एनहाइड्राइड सॉलिड बन गया। उसकी केमिकल आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं बदली और सॉलिड से सीधा गैस बनने के इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। और सब्लिमेशन क्या है? ये एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं। तो इससे हमने क्या सीखा कि नए सब्सटेंस का बनना केमिकल चेंज की सबसे जरूरी शर्त है। चलिए तो अब सेक्शन 3 पर चलते हैं, राइटिंग द रिएक्शन स्टोरी। अब तक हमने रिएक्शंस को पहचानना सीख लिया, तो अब वक्त है उन्हें केमिस्ट्री की भाषा में लिखना सीखने का, और वो भाषा है केमिकल इक्वेशंस। एक केमिकल इक्वेशन असल में एक रिएक्शन को बहुत ही छोटे और इंफॉर्मेटिव तरीके से रिप्रेजेंट करने का जरिया है। एक केमिकल इक्वेशन लिखने के आप मान लीजिए 3 बहुत ही आसान नियम हैं। रूल नंबर 1, जो सब्सटेंसेस रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और उन्हें हमेशा लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS पर लिखा जाता है। रूल नंबर 2, रिएक्शन पूरी होने के बाद जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स, और उन्हें हमेशा राइट हैंड साइड यानी RHS पर लिखा जाता है। और रूल नंबर 3, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एक एरो लगाया जाता है। ये एरो हमें बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है। और हाँ, एक छोटी सी बात, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो तो उनके बीच में हम एक प्लस का साइन लगाते हैं उन्हें अलग करने के लिए। चलिए अब इन रूल्स को हमारे पुराने एग्जाम्पल पर अप्लाई करके देखते हैं। याद है हमारा रिएक्शन था कॉपर सल्फेट और जिंक के बीच। तो यहाँ कॉपर सल्फेट CuSO4 और जिंक Zn रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए ये क्या हुए? ये हुए हमारे रिएक्टेंट्स और हमने इन्हें LHS पर लिखा है। अब इनके रिएक्शन से बन क्या रहा है? जिंक सल्फेट ZnSO4 और कॉपर Cu। तो ये हो गए हमारे प्रोडक्ट्स और हमने इन्हें RHS पर लिखा है, और बीच में वो एरो रिएक्शन की डायरेक्शन बता रहा है। देखा आपने कितना सिंपल है? ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन 4 पर, एडिंग साइंटिफिक डिटेल्स। देखिए, एक बेसिक इक्वेशन लिखना तो हमने सीख लिया, लेकिन साइंटिस्ट्स हमेशा कोशिश करते हैं कि इक्वेशन को देखकर ही रिएक्शन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए, इसलिए वो इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे किया जाता है। इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने का सबसे पहला तरीका है हर सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को बताना। इसके लिए हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं जो फॉर्मूला के आगे छोटे ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। बड़ा आसान है। अगर सब्सटेंस सॉलिड है तो हम लिखते हैं S, अगर वो लिक्विड है तो L, अगर वो गैस है तो G। और हाँ, ये चौथा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर कोई सब्सटेंस पानी में घुला हुआ है यानी उसका सोल्यूशन बनाया गया है तो उसके लिए हम लिखते हैं AQ। AQ का मतलब होता है एक्वेस। ये लैटिन वर्ड एक्वा से आया है जिसका मतलब पानी होता है। लैब में ज्यादातर रिएक्शंस सॉल्यूशंस में ही होती हैं, इसलिए आपको ये AQ सिंबल बहुत बार देखने को मिलेगा। तो चलिए
अब इन स्टेट सिंबल्स को हमारी जिंक और कॉपर सल्फेट वाली इक्वेशन में डालते हैं। याद कीजिए एक्सपेरिमेंट, हमने कॉपर सल्फेट का नीले रंग का सोल्यूशन लिया था, तो इसके आगे क्या आएगा? AQ। उसमें हमने जिंक डस्ट डाला था जो कि एक सॉलिड है, तो उसके आगे आएगा S। रिएक्शन के बाद जो जिंक सल्फेट बना वो भी तो उसी पानी में घुला हुआ था, इसलिए वो भी AQ है। और जो कॉपर अलग हुआ वो सॉलिड बनकर नीचे बैठ जाता है, इसलिए उसके आगे S। अब जरा इस इक्वेशन को देखिए, ये पहले से कहीं ज्यादा डिटेल्ड और कंप्लीट लग रही है ना? अच्छा, कई बार खासकर प्रोडक्ट्स के लिए हम G या S लिखने की जगह कुछ स्पेशल एरोज का भी यूज करते हैं। अगर रिएक्शन में कोई गैस बनकर निकल रही है तो उसके फॉर्मूला के आगे हम एक ऊपर की तरफ पॉइंट करता हुआ एरो लगा देते हैं। ये दिखाता है कि गैस ऊपर की तरफ एस्केप कर रही है। और अगर रिएक्शन में कोई प्रेसिपिटेट यानी इनसॉल्युबल सॉलिड बन रहा है तो उसके फॉर्मूला के आगे हम एक नीचे की तरफ पॉइंट करता हुआ एरो लगा देते हैं। ये दिखाता है कि वो सॉलिड नीचे सेटल हो रहा है। ये बस इन्फॉर्मेशन देने का एक और तरीका है, एक शॉर्ट हैंड मेथड आप कह सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर, इंडिकेटिंग हीट एंड कैटलिस्ट्स। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, कुछ रिएक्शंस अपने आप हो जाती हैं, लेकिन कुछ को शुरू होने के लिए कुछ खास कंडीशंस की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हीट, प्रेशर या फिर कोई स्पेशल सब्सटेंस। तो अब हम ये सीखेंगे कि इन जरूरी कंडीशंस को इक्वेशन में कहाँ और कैसे लिखा जाता है। हीट के एक्सचेंज को दिखाना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर दो तरह की रिएक्शंस होते हैं। पहली, अगर किसी रिएक्शन को करवाने के लिए हमें उसे बाहर से हीट देनी पड़ रही है, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब होता है अंदर, यानी हीट अंदर जा रही है। इसको दिखाने के लिए हम रिएक्शन एरो के ऊपर वो ट्रायंगल वाला सिंबल यानी डेल्टा लगाते हैं। याद है जैसे हमने लाइमस्टोन को गर्म किया था, बिल्कुल वैसे। दूसरी तरफ अगर रिएक्शन होने पर हीट खुद ब खुद निकल रही है, पैदा हो रही है, तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब बाहर। इसको दिखाने के लिए हम सीधा प्रोडक्ट वाली साइड पर प्लस हीट लिख देते हैं। जैसे हमारे जिंक और कॉपर सल्फेट वाले रिएक्शन में टेस्ट ट्यूब गर्म हो गई थी। आप कभी कभी सिर्फ हीट देना या ना देना काफी नहीं होता, हमें एक बिल्कुल स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। ऐसी कंडीशंस को भी हम रिएक्शन के एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है वनस्पति घी बनाने का प्रोसेस। इसमें क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल जो कि लिक्विड होता है, उसको हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। ये रिएक्शन 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर होती है और इसमें निकल मेटल को एक कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है। तो देखिए, हमने एरो के ऊपर टेम्परेचर लिख दिया और नीचे कैटलिस्ट मेंशन कर दिया। अब ये कैटलिस्ट शब्द बार बार आ रहा है, तो आखिर ये होता क्या है? देखिए, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को यानी उसके रेट को बदल देता है। वो उसे या तो तेज कर सकता है या धीमा भी कर सकता है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि कैटलिस्ट रिएक्शन के एंड में केमिकली वैसा का वैसा ही रहता है। वो रिएक्शन में परमानेंट हिस्सा नहीं लेता, वो बस रिएक्शन को होने में मदद करता है, एक हेल्पर की तरह। और अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, सेक्शन 6, द गोल्डन रूल। ये केमिस्ट्री का वो सुनहरा नियम है जिसे हर केमिकल इक्वेशन को फॉलो करना ही पड़ता है। अगर कोई इक्वेशन इस रूल को फॉलो नहीं करती तो वो फंडामेंटली गलत मानी जाती है। और ये नियम है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना टोटल मास रिएक्टेंट्स का होता है, ठीक उतना ही टोटल मास प्रोडक्ट्स का भी बनता है। इसका आसान भाषा में मतलब ये है कि रिएक्शन के दौरान ना तो कोई नया एटम पैदा होता है और ना ही कोई एटम नष्ट होता है यानी डिस्ट्रॉय होता है। एटम्स बस अपनी जगह बदलते हैं, रीअरेंज होते हैं। इसीलिए आपने जितने और जैसे एटम्स के साथ रिएक्शन शुरू किया था, रिएक्शन के बाद भी आपके पास उतने ही एटम्स होने चाहिए। हाँ, बस उनका अरेंजमेंट अलग हो सकता है। इस लॉ की वजह से हमारे पास दो तरह की इक्वेशंस आती हैं। पहली है अनबैलेंस्ड या जिसे हम स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। इसमें जैसा कि नाम से ही साफ है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर हर एलिमेंट के एटम्स की गिनती बराबर नहीं होती। ये सिर्फ रिएक्शन का एक कच्चा ढांचा बताती है। और दूसरी है बैलेंस्ड इक्वेशन। ये वो सही इक्वेशन है जिसमें हर एलिमेंट के एटम्स की गिनती LHS और RHS पर बिल्कुल बराबर होती है। और याद रखिए, सिर्फ एक बैलेंस्ड इक्वेशन ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है और उसी को हम एक कंप्लीट और करेक्ट केमिकल इक्वेशन मानते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर का सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर हमें एक अनबैलेंस्ड यानी स्केलेटल इक्वेशन दी जाए तो हम ये कैसे इंश्योर करें कि दोनों तरफ एटम्स बराबर हो जाएं? यानी
हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस आखिर करते कैसे हैं। इसका एक पूरा स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है जिसे सीखना बहुत ही जरूरी है, और उसी मेथड को हम एकदम डिटेल में सीखेंगे इस चैप्टर के पार्ट 2 में। तो मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में, जहां हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस को मास्टर करेंगे। Namaste students. Welcome to part 2 of our chapter Chemical Reactions and Equations. पिछले पार्ट में हमने समझा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और उन्हें लिखते कैसे हैं। तो आज हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। आज हम सीखेंगे कि इन केमिकल इक्वेशंस को, जो कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, उसको सही तरीके से करेक्ट वे में कैसे लिखा जाता है। ये एक बहुत ही फंडामेंटल रूल है, एक बुनियादी नियम जिसे हम बैलेंसिंग कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम एक एक करके हर स्टेप को आराम से समझेंगे। सबसे पहले हम क्यों का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर इन इक्वेशंस को बैलेंस करना इतना जरूरी है ही क्यों। फिर हम कैसे पढ़ाएंगे। हम एक लाइव एग्जाम्पल लेंगे और उसे बिल्कुल शुरू से आखिर तक सॉल्व करेंगे। आई प्रॉमिस यू, इसके एंड तक आपको बैलेंसिंग बहुत आसान लगने लगेगी। ओके, सो हमारा पहला सेक्शन। इससे पहले कि हम बैलेंसिंग के स्टेप्स में घुसें, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं। व्हाट्स द रीजन? आखिर वो कौन सा बुनियादी नियम है, वो फंडामेंटल रूल है जिसके कारण हर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना कंपलसरी है। तो ये सवाल मैं आपसे ही पूछता हूँ। जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड। क्या केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सिर्फ एक टेक्स्ट बुक का रूल है जिसे हमें बस रट्टा मार लेना है, या इसके पीछे नेचर का, प्रकृति का कोई फंडामेंटल लॉ है? वेल, मैं आपको बताता हूं, ये सिर्फ एक रूल नहीं है। ये साइंस का एक ऐसा सच है जो पूरे यूनिवर्स में हर जगह लागू होता है। और वो सच है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यह लॉ कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सीधे सारे शब्दों में, आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो कोई नई चीज पैदा कर सकते हो, ना ही किसी चीज को पूरी तरह से खत्म कर सकते हो। अब सोचिए, मैटर बनता किससे है? एटम से, राइट? इसका मतलब रिएक्शन शुरू होने से पहले आपके पास जितने एटम्स थे, हर एक एलिमेंट के रिएक्शन खत्म होने के बाद भी ठीक उतने ही एटम्स होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर गिनती बराबर नहीं है, तो वो इक्वेशन अधूरी है, और ऐसी अधूरी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं, और ये साइंटिफिकली गलत मानी जाती है। चलिए, बहुत ही थ्योरी, अब आते हैं प्रैक्टिकल पर। अब हम सीखेंगे कि बैलेंसिंग असल में करते कैसे हैं। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है, बिल्कुल एक पजल सॉल्व करने जैसा। और किसी भी पजल को सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? यही कि हम शुरुआत बिल्कुल सही ढंग से करें। तो चलिए अपना सेटअप रेडी करते हैं। स्टेप नंबर 1, वर्ड इक्वेशन को केमिकल फॉर्मूलाज में कन्वर्ट करना। हमारा एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। अब इनके फॉर्मूलाज लिखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, इसमें हम ऐड कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। रिएक्शन के बाद हमें मिल रहा है सोडियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला है Na2SO4 और साथ में वाटर यानी H2O। तो हमारी स्केलेटल इक्वेशन अब तैयार है। NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक सबसे जरूरी नियम, एक क्रिटिकल रूल समझ लीजिए। ये बात हमेशा याद रखना, बैलेंसिंग करते वक्त आप सिर्फ कोएफिशिएंट्स बदल सकते हैं। कोएफिशिएंट्स मतलब वो नंबर्स जो फॉर्मूला के सामने लिखे जाते हैं। आप कभी भी गलती से भी सबस्क्रिप्ट्स नहीं बदल सकते। ये जो छोटे नंबर्स है ना, जैसे H2O में 2, ये केमिकल फॉर्मूला का एक परमानेंट हिस्सा है। अगर आपने सबस्क्रिप्ट बदल दिया तो आपने केमिकल सब्सटेंस ही बदल दिया। जैसे H2O पानी है, लेकिन अगर आपने 2 बदलकर H2O2 कर दिया तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, जो एक बिल्कुल ही अलग केमिकल है। तो ये रूल गांठ बांध लीजिए, ओनली कोएफिशिएंट्स, नेवर सबस्क्रिप्ट्स। अब आता है स्टेप नंबर 2, द इनिशियल एटम ऑडिट। मतलब हम दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एटम्स की गिनती करेंगे। चलिए इस टेबल को ध्यान से देखते हैं। पहला एलिमेंट है सोडियम Na। लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS पर NaOH में सिर्फ एक एटम है, और राइट हैंड साइड यानी RHS पर Na2SO4 में 2 एटम्स हैं। तो 1 वर्सेस 2, क्लियरली ये अनबैलेंस्ड है। अब सल्फर S, LHS पर H2SO4 में एक एटम, RHS पर Na2SO4 में भी एक एटम। ओके, ये बैलेंस्ड है। नेक्स्ट ऑक्सीजन O, LHS पर देखिए NaOH से 1 और H2SO4 से 4, तो टोटल हुआ 1 + 4 यानी 5 एटम्स। RHS पर Na2SO4 से 4 और H2O से 1, यहां भी टोटल हुआ 4 + 1 यानी 5 एटम्स। तो अभी के लिए ये बैलेंस्ड लग रहा है। आखिर में हाइड्रोजन H, LHS पर
NaOH से 1 और H2SO4 से 2। टोटल हो गए 1 + 2 यानी 3 एटम्स। RHS पर H2O में है 2 एटम्स, तो 3 वर्सेस 2। ये भी अनबैलेंस्ड है। सो इस ऑडिट से बिल्कुल साफ है कि हमें सोडियम और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अब हम आते हैं बैलेंसिंग के मेन एक्शन स्टेप पर, स्टेप 3। अब हम अपना पहला चेंज करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, शुरुआत कहां से करें? हमारे पास 2 अनबैलेंस्ड एलिमेंट्स हैं, सोडियम और हाइड्रोजन। पहले किसको बैलेंस करें? इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। एक आसान सा नियम यह है कि आप उस कंपाउंड से शुरुआत करें जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स हैं, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड। इस इक्वेशन में अगर हम गिने तो Na2SO4 में 2 सोडियम, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, मतलब टोटल 7 एटम्स हैं। और H2SO4 में भी 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, यानी यहां भी टोटल 7 एटम्स हैं। लो, यहां तो टाई हो गया। ऐसे केसेस में हम उस कंपाउंड को चुनते हैं जिसमें वो एलिमेंट हो जो अनबैलेंस्ड है और हमें पहले से पता है। क्योंकि हमें पता है सोडियम यानी Na अनबैलेंस्ड है, तो हम Na2SO4 से ही शुरुआत करेंगे। ये बस एक कन्वीनियंस का नियम है। तो चलिए सोडियम को बैलेंस करते हैं। इस टेबल को देखिए। राइट हैंड साइड पर Na2SO4 में 2 सोडियम एटम्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर NaOH में सिर्फ 1 है। अब 1 को 2 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? सिंपल, हम यूज से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसा कि रूल है, हम सबस्क्रिप्ट तो बदल नहीं सकते, इसलिए हम NaOH के सामने 2 का कोएफिशिएंट लगा देंगे। ऐसा करते ही LHS पर हो गए 2 सोडियम एटम्स और RHS पर तो 2 थे ही। सोडियम हो गया बैलेंस। तो ये 2 लगाने के बाद हमारी इक्वेशन अब ऐसी दिख रही है, 2 NaOH + H2SO4 Na2SO4 + H2O। हमने अपना पहला बड़ा बदलाव कर दिया है। सोडियम अब दोनों तरफ 2-2 है, बिल्कुल बैलेंस हो चुका है। लेकिन क्या एक चीज ठीक करने से बाकी सब भी अपने आप ठीक हो गया, या हमने अनजाने में कोई नई गड़बड़ तो नहीं कर दी है? अब हम बैलेंसिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसे कहते हैं द रिपल इफेक्ट। सोचिए, जब आप शांत पानी में एक पत्थर फेंकते हो तो क्या होता है? लहरें बनती हैं, राइट? और वो लहरें पूरे तालाब में फैल जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जब आप एक कोफिशिएंट लगाते हैं तो उसका असर सिर्फ एक एलिमेंट पर नहीं, बल्कि उस पूरे कंपाउंड के सभी एलिमेंट्स पर पड़ता है। इसीलिए एक चेंज के बाद हमें सब कुछ दोबारा चेक करना ही पड़ता है। देखिए, 2 NaOH लगाने से क्या असर हुआ। हमने सोडियम ठीक किया, लेकिन इसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की गिनती भी बदल दी है। चलिए दोबारा गिनते हैं, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर। हाइड्रोजन को देखिए, अब 2 NaOH से हमें मिलेंगे 2 × H, यानी 2 हाइड्रोजन एटम्स, और H2SO4 से 2 H एटम्स पहले से थे ही, तो टोटल हो गए 2 + 2 यानी 4 हाइड्रोजन एटम्स। अब ऑक्सीजन, 2 NaOH से हमें मिलेंगे 2 × O यानी 2 ऑक्सीजन एटम्स, और H2SO4 से 4 O एटम्स पहले से थे, तो टोटल हो गए 2 + 4 यानी 6 ऑक्सीजन एटम्स। देखा आपने, एक चेंज ने दूसरे एलिमेंट्स का पूरा हिसाब ही बदल दिया। तो अब हमारे सामने एक नई समस्या है, अ न्यू प्रॉब्लम। हमने सोडियम को तो ठीक कर दिया, लेकिन इस प्रोसेस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड हो गए हैं। आप टेबल में देख सकते हैं, LHS पर अब 4 हाइड्रोजन है, जबकि RHS पर सिर्फ 2, और LHS पर 6 ऑक्सीजन है, जबकि RHS पर सिर्फ 5। अब हमारी अगली जिम्मेदारी है इन्हें ठीक करना। चलिए हाइड्रोजन से शुरुआत करते हैं। चलिए अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास टोटल 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। राइट हैंड साइड पर H2O में सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब इन्हें बराबर करने के लिए हमें RHS पर भी 4 हाइड्रोजन एटम्स चाहिए। ये करने के लिए हम H2O मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से H2O के सामने 2 का कोएफिशिएंट लग जाएगा और हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे 2 × 2 यानी 4। अब देखिए, हाइड्रोजन दोनों तरफ 4-4 होकर बैलेंस हो जाएगा। नया कोएफिशिएंट लगाने के बाद हमारी इक्वेशन अब ऐसी दिख रही है, 2 NaOH + H2SO4, 2 Na2SO4 + 2 H2O। हमने अब 2 कोएफिशिएंट्स लगा दिए हैं, एक NaOH के आगे और एक H2O के आगे। उम्मीद है कि इस बार सब कुछ ठीक हो गया होगा, लेकिन केमिस्ट्री में हम उम्मीद नहीं करते, हम वेरीफाई करते हैं। तो चलिए फाइनल चेक करते हैं। और ये है हमारा फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, द फाइनल ऑडिट। यहाँ हम आखिरी बार सब कुछ चेक करेंगे ताकि हम 100% श्योर हो जाएं कि हमारा काम बिल्कुल सही है और कोई गलती नहीं हुई है। चलिए इस फाइनल टेबल को बहुत ध्यान से देखते हैं। अब आखिरी बार हर एलिमेंट को गिनते हैं। सोडियम Na, LHS पर 2,
RHS पर भी 2, यस बैलेंस्ड। सल्फर S, LHS पर 1, RHS पर 1, यस बैलेंस्ड। हाइड्रोजन H, LHS पर 2 NaOH से 2 और H2SO4 से 2, टोटल 4। RHS पर 2 H2O में 2 मल्टीप्लाइड 2 यानी 4, यस बैलेंस्ड। और आखिर में ऑक्सीजन O, LHS पर 2 NaOH से 2 और H2SO4 से 4, टोटल 6। RHS पर Na2SO4 से 4 और 2 H2O से 2, टोटल 4 + 2 यानी 6, यस ये भी बैलेंस्ड। आप देख सकते हैं हर एक एटम के एटम्स अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर बिल्कुल बराबर हैं। इसका मतलब हमारी इक्वेशन अब पूरी तरह से बैलेंस्ड है। कंग्रेचुलेशंस, हमने इक्वेशन को सक्सेसफुली बैलेंस कर लिया है। लेकिन रुकिए, एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के लिए एक आखिरी छोटा सा स्टेप बाकी है जो आपके आंसर को एकदम परफेक्ट बना देगा। ये फाइनल स्टेप है फिजिकल स्टेट्स लिखना। हम ब्रैकेट्स में छोटे लेटर से ये बताते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस स्टेट में है। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों पानी में घुले हुए सॉल्यूशंस हैं, इसलिए हम उनके आगे लिखेंगे AQ, जिसका मतलब होता है एक्वस। सोडियम सल्फेट जो बना वो भी पानी में घुलनशील है, इसलिए उसके आगे भी AQ। और H2O यानी पानी यहाँ लिक्विड स्टेट में है, इसलिए L। ये लिखना एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए एक बार जल्दी से पूरे प्रोसेस को रिवाइज कर लेते हैं। स्टेप 1, वर्ड इक्वेशन से स्केलेटल इक्वेशन लिखो। स्टेप 2, दोनों तरफ LHS और RHS एटम्स की गिनती करो। स्टेप 3, सबसे बड़े कंपाउंड से शुरू करो और एक एलिमेंट को कोएफिशिएंट लगाकर बैलेंस करो। स्टेप 4, सभी एटम्स को दोबारा गिनो क्योंकि रिपल इफेक्ट हो सकता है और बचे हुए एलिमेंट्स को बैलेंस करो। एंड स्टेप 5, फाइनल वेरिफिकेशन करो और फिजिकल स्टेट्स ऐड कर दो। ये 5 स्टेप्स आपको किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने में हेल्प करेंगे। और आखिर में आपकी टेक्स्ट बुक का ये कोट इस पूरे लेसन का समरी है। इसमें लिखा है, जब एरो के दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की संख्या एक समान हो जाती है तभी उस इक्वेशन को एक बैलेंस्ड इक्वेशन कहा जाता है। याद है हमने शुरू में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात की थी। ये कोट उसी लॉ का प्रैक्टिकल रिजल्ट है। तो इसके साथ ही बैलेंसिंग का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। मेरी सलाह है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक से कुछ और इक्वेशंस को बैलेंस करने की प्रैक्टिस जरूर करें। इस सीरीज के पार्ट 3 में हम आगे बढ़ेंगे और केमिकल रिएक्शंस के अलग-अलग टाइप्स जैसे कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, इन सबको एक्सप्लोर करेंगे। अगले एक्सप्लेनर में मिलते हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये है पार्ट 3 हमारे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। तो पिछले पार्ट्स में हमने क्या किया था? हमने इक्वेशंस लिखना और बैलेंस करना सीख लिया था, राइट? आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हम केमिकल रिएक्शंस के 4 मेन टाइप्स को बिल्कुल आसानी से समझेंगे। मतलब हम देखेंगे कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बेसिस पर इन रिएक्शंस को अलग-अलग ग्रुप्स में कैसे बांटा जाता है। तो आज का प्लान क्या है? देखिए, हम इन 4 मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पर फोकस करेंगे। पहला कॉम्बिनेशन, फिर डीकॉम्पोजिशन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट और आखिर में डबल डिस्प्लेसमेंट। और हाँ, एंड में हम सबको एक साथ कंपेयर भी करेंगे ताकि आपके दिमाग में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे टाइप नंबर 1 से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, नाम में ही इसका मतलब छिपा है, कॉम्बिनेशन। कंबाइन, कंबाइन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। बस यही इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। इसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें आपस में जुड़कर एक सिंगल बिल्कुल नई चीज बनाती हैं। इतना सिंपल है। अब अगर इसकी प्रॉपर टेक्स्ट बुक वाली डेफिनेशन देखें तो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट। हमेशा याद रखिए, प्रोडक्ट सिर्फ एक होगा। इसका जनरल फॉर्मूला तो सबसे आसान है। देखिए, A + B गिव्स AB। यहाँ पर A और B क्या है? ये है हमारे रिएक्टेंट्स और इनके जुड़ने से जो AB बना वो है हमारा एक लौता सिंगल प्रोडक्ट। चलिए इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हम ले रहे हैं 2 गैसेस। पहली है अमोनिया जिसका फॉर्मूला है NH3 और दूसरी है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। इक्वेशन में देखो, इनके फॉर्मूला के आगे ब्रैकेट में G लिखा है। ये G बताता है इनकी स्टेट यानी गैस। तो 2 गैसेस आपस में रिएक्ट कर रही हैं। अब जब ये दोनों मिलती हैं तो एक जादू जैसा होता है, बन जाता है एक सिंगल प्रोडक्ट अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। और यहाँ ध्यान दो, इसके आगे S लिखा है। S मतलब सॉलिड।
सोचो जरा, दो ऐसी गैसेस जो दिखती भी नहीं, वो जुड़कर एक सॉलिड बना रही हैं, जैसे हम देख सकते हैं। और लैब में ये कैसा दिखता है? बिल्कुल घने सफेद धुएं की तरह, डेंस वाइट स्मोक। वो धुआं एक्चुअली इस सॉलिड अमोनियम क्लोराइड के ही बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब एक और बहुत फेमस एग्जाम्पल, ये एक्सपेरिमेंट्स तो आपने स्कूल लैब में जरूर किया होगा, बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन। यहाँ हमारा एक रिएक्टेंट है मैग्नीशियम Mg, जो कि सॉलिड स्टेट में है, इसलिए आगे S लिखा है। जब हम इस रिबन को जलाते हैं तो ये हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 है, यानी उसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, और G का मतलब गैस। अब देखो, ये रिएक्शन अपने आप शुरू नहीं होता। इसे शुरू करने के लिए हमें इसे गर्मी देनी पड़ती है, यानी हीट। और इस हीट को केमिस्ट्री में हम एरो के ऊपर एक छोटे से ट्रायंगल से दिखाते हैं। इस सिंबल को डेल्टा कहते हैं। रिएक्शन होने के बाद हमें मिलता है एक सिंगल प्रोडक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, जो कि एक सफेद पाउडर की तरह होता है। और इस रिएक्शन की सबसे खास बात क्या है? उसकी डैज़लिंग वाइट फ्लेम, बिल्कुल दिवाली के पटाखों जैसी तेज चमकदार रोशनी निकलती है। तो यहाँ भी साफ दिख रहा है, 2 रिएक्टेंट्स मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन हुए और उन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर, जो आपकी टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी 3 भी है। इसमें हम बनाएंगे स्लेक्ट लाइन। हम शुरू करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड से, CaO, जो कि सॉलिड है। इसका कॉमन नाम है क्विक लाइम, या हिंदी में बिना बुझा चूना। इसमें हम डालते हैं पानी, H2O। पानी के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम होते हैं, और L का मतलब है कि ये लिक्विड स्टेट में है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, हमें मिलता है एक सिंगल प्रोडक्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। इसे कहते हैं स्लेक्ट लाइन या बुझा हुआ चूना। इसके आगे देखो, AQ लिखा है। AQ का मतलब होता है एक्वस, यानी ये पानी में घुला हुआ एक सोल्यूशन है। लेकिन इस रिएक्शन में एक चीज और हो रही है। प्रोडक्ट की साइड में देखिए, प्लस हीट लिखा है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत सारी गर्मी भी निकल रही है। अगर आप उस बीकर को हाथ लगाएंगे जिसमें ये रिएक्शन हो रहा है, तो वो बहुत गर्म हो जाएगा। ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट निकलते हैं, उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, साथ ही ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टाइप ऑफ रिएक्शन पर, जो है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा है, द एग्जैक्ट ऑपोजिट। नाम से ही समझो, डीकॉम्पोज होने का मतलब क्या होता है? टूट जाना, बिखर जाना। तो इस रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट अकेले टूटकर 2 या 2 से ज्यादा छोटे छोटे सिंपलर प्रोडक्ट्स बनाता है। इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल सिंपल है, a reaction in which 2 or more products are formed from a single reactant। इसका जनरल फॉर्मूला देखो, कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा। AB टूटता है और बनाता है A+B। यहाँ AB हमारा एक अकेला कंपाउंड रिएक्टेंट है जो टूटकर A और B जैसे सिंपल सब्सटेंसेस दे रहा है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा याद रखनी है वो ये है कि किसी चीज को तोड़ने के लिए, उसके केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमेशा एनर्जी लगती है। इसलिए डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस में हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है, और ये एनर्जी हम 3 अलग अलग फॉर्म्स में दे सकते हैं, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। इस एनर्जी के सोर्स के बेसिस पर हम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को 3 सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला सब टाइप है थर्मल डीकम्पोजिशन। देखो, थर्मल वर्ड जहां भी आए, समझ जाओ कि बात हीट यानी गर्मी की हो रही है। तो जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की मदद से किया जाता है, उसे हम थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं, जो हम अपने किचन में भी कर सकते हैं। चीनी को गर्म करना। हम सब ने देखा है कि जब चीनी को गर्म करते हैं तो वो पहले पिघलती है, फिर ब्राउन होती है और ज्यादा गर्म करने पर काली पड़ जाती है। उसके पीछे की केमिस्ट्री यही है। शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11। ये एक सिंगल बड़ा सा रिएक्टेंट है। जब हम इसे जोर से गर्म करते हैं, जिसे हमने इस डेल्टा सिंबल से दिखाया है, तो ये टूट जाता है और इससे 2 सिंपल प्रोडक्ट्स बनते हैं, 12 कार्बन एटम्स यानी 12C और 11 वाटर मॉलिक्यूल्स यानी 11H2O। अब क्योंकि हम गर्म कर रहे हैं तो पानी स्टीम या वेपर बनकर उड़ जाता है, इसलिए उसकी स्टेट G यानी गैस लिखी है। और पीछे क्या बचता है? एक काला जला हुआ सा सब्सटेंस, जो कि और कुछ नहीं बल्कि प्योर कार्बन है। तो देखा आपने, एक बड़ा रिएक्टेंट शुगर टूटकर 2 सिंपल प्रोडक्ट्स कार्बन और वाटर में बदल गया।
सिर्फ हीट की मदद से। चलिए अब देखते हैं एक्टिविटी 1। और ये रिएक्शन सिर्फ टेक्स्ट बुक के लिए नहीं बल्कि इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ ले रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला है CaCO3। इसे हम आम भाषा में लाइमस्टोन या चूना पत्थर भी कहते हैं। अब हम इसे गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, और टूटकर दो चीजें बनाएगा। एक है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, जिसको हमने पहले क्विक लाइम के नाम से देखा था, और दूसरा प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए CO2 के आगे एक ऊपर की तरफ एरो बना है। ये सिंबल हम तब यूज करते हैं जब कोई गैस बनकर निकल रही हो। पर एक सवाल है, हमें कैसे पता है कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है, कोई और गैस क्यों नहीं? इसके लिए एक स्पेशल टेस्ट है। जब हम इस निकलने वाली गैस को लाइम वाटर यानी चूने के पानी से पास करते हैं तो वो पानी मिल्की यानी दूध जैसा सफेद हो जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही करती है। तो ये हो गया इसका कॉन्फर्मेशन टेस्ट। और जैसे मैंने बताया, ये रिएक्शन सीमेंट इंडस्ट्री की जान है। ओके, अब आते हैं डिकम्पोजिशन के दूसरे सब टाइप पर, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसका एक और नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए इस नाम को तोड़ते हैं। इलेक्ट्रो वर्ड आया है इलेक्ट्रिक करंट से, और लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक या टू स्प्लिट। तो जब हम एक कंपाउंड को इलेक्ट्रिक करंट पास करके तोड़ते हैं, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। जब हम पानी यानी H2O से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल कंपोनेंट्स में टूट जाता है। वो कंपोनेंट्स क्या हैं? हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 और ऑक्सीजन गैस यानी O2। दोनों गैसेस हैं, इसलिए दोनों के आगे ऊपर वाला एरो लगा है। अब यहाँ एक बहुत भी इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करने वाली है। हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती है कैथोड पर, जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होती है एनोड पर यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? अगर आप दोनों गैसेस का वॉल्यूम यानी उनकी क्वांटिटी को मेजर करें तो आप हमेशा पाएंगे कि हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम से ठीक डबल होता है। ये 2:1 का रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। ऐसा क्यों? जरा इक्वेशन पर नजर डालिए। दो मॉलिक्यूल्स पानी के 2H2O टूट रहे हैं तो दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन 2H2 बन रहे हैं, और सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन O2 बन रहा है। इसी वजह से वॉल्यूम का रेशियो 2:1 है। ये एक्सपेरिमेंट पानी के फिक्स्ड कॉम्पोजिशन को भी प्रूव करता है। तो अब तक हमने दो टाइप्स देख लिए। अब आते हैं हमारे तीसरे टाइप पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस, इसका सीधा सा मतलब होता है किसी को उसकी जगह से हटा देना। केमिस्ट्री में भी इसका मतलब यही है। यहाँ एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कमजोर यानी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से धक्का देकर निकाल देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है। सिंपल शब्दों में ये बिल्कुल जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। एक ज्यादा ताकतवर यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट आता है और कमजोर यानी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से बाहर निकाल देता है। इसका जनरल फॉर्मूला देखिए, A + BC gives AC + B। यहाँ क्या हुआ? एलिमेंट A ने कंपाउंड BC में से एलिमेंट B को उसकी जगह से हटा दिया और खुद C के साथ जुड़ गया। लेकिन ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब A एलिमेंट B एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव हो। कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम, ये हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलता है, जो इन रिएक्शंस के लिए एक रूल बुक की तरह काम करती है। चलिए इससे एक्टिविटी 2 से समझते हैं। हम एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 का सोल्यूशन। इसके आगे AQ लिखा है, मतलब ये पानी में बना हुआ एक्वस सोल्यूशन है, और ये सोल्यूशन एक बहुत ही सुंदर नीले रंग का होता है। अब इस सोल्यूशन में हम डालते हैं जिंक मेटल यानी Zn के कुछ टुकड़े। रिएक्टिविटी सीरीज के मुताबिक जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक क्या करेगा? वो कॉपर को उसके सल्फेट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। इक्वेशन देखिए, जिंक + CuSO4 बन गया ZnSO4 + Cu। इस रिएक्शन के दौरान दो चीजें हमें साफ दिखेंगी। पहली, जो नीला रंग था सोल्यूशन का, वो धीरे धीरे गायब होकर कलरलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट नहीं, जिंक सल्फेट है, जो कि कलरलेस होता है। और दूसरी चीज, जो बेचारा कॉपर डिस्प्लेस हुआ, वो जिंक के टुकड़ों के ऊपर एक रेडिश ब्राउन लेयर की तरह जमा हो जाएगा। ये दोनों ऑब्जर्वेशंस इस बात का पक्का सबूत है कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन हम दूसरे मेटल्स के साथ भी देख सकते हैं। मान लीजिए उसी नीले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम जिंक की जगह एक लोहे की कील डाल दें। लोहे का सिंबल है Fe यानी आयरन। अब आयरन भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा।
इस बार प्रोडक्ट बनेगा फेरस सल्फेट यानी FeSO4 और इसका सॉल्यूशन लाइट ग्रीन कलर का होता है। तो इस केस में नीला रंग हल्के हरे रंग में बदल जाएगा। सेम चीज लेड यानी Pb के साथ भी होती है, वो भी कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? यही कि जिंक, आयरन और लेड ये तीनों ही मेटल्स रिएक्टिविटी में कॉपर से ऊपर आते हैं, यानी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए वो कॉपर को उसके सॉल्यूशन से आसानी से डिस्प्लेस कर पाते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और चौथे टाइप पर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इस रिएक्शन में दो कंपाउंड्स के बीच आयंस का एक्सचेंज होता है, यानी अदला बदली। यहाँ कोई किसी को धक्का देकर निकालता नहीं है, बल्कि दोनों कंपाउंड शांति से अपने पार्टनर्स बदल लेते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। AB + CD गिव्स AD + CB। यहाँ पर क्या हुआ? रिएक्शन से पहले A का पार्टनर B था और C का पार्टनर D था। रिएक्शन के बाद A ने D के साथ जोड़ी बना ली और C ने B के साथ। देखा, दोनों ने अपने पार्टनर्स एक्सचेंज कर लिए। और इन रिएक्शंस की सबसे बड़ी पहचान, इनका की फीचर है एक प्रेसिपिटेट का बनना। अब ये प्रेसिपिटेट क्या चीज है? ये एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, यानी एक ऐसा सॉलिड जो पानी में घुलता नहीं है और सॉल्यूशन में बन जाता है। और इसे हम इक्वेशन में एक नीचे की तरफ एरो से दिखाते हैं। इसे समझने के लिए देखते हैं एक्टिविटी 4। हम दो कलरलेस सॉल्यूशंस लेते हैं और उन्हें आपस में मिक्स करते हैं। पहला है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। दोनों एक्यूज सॉल्यूशंस हैं। अब यहाँ होगा आयंस का एक्सचेंज। कैल्शियम आयन यानी Ca2+ आएगा कार्बोनेट आयन यानी CO3 के पास, और सोडियम आयन यानी Na+ जाएगा क्लोराइड आयन यानी Cl- के पास। इस अदला बदली से दो नए प्रोडक्ट्स बने, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और सोडियम क्लोराइड NaCl। अब इन दोनों में से जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो पानी में घुलता नहीं है, इट्स इनसॉल्युबल। इसलिए जैसे ही हम दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, उसी वक्त एक सफेद सॉलिड बन जाता है। यही सफेद सॉलिड हमारा प्रेसिपिटेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का। और सोडियम क्लोराइड यानी जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, वो तो पानी में घुल जाता है, इसलिए वो सॉल्यूशन में ही रहता है। एक और बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है इसका। हम सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 के सॉल्यूशन को सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के सॉल्यूशन में मिलाते हैं। फिर से वही कहानी होगी आयन एक्सचेंज। सिल्वर आयन यानी Ag+ जाएगा क्लोराइड आयन यानी Cl- के पास, और सोडियम आयन यानी Na+ जाएगा नाइट्रेट आयन यानी NO3- के पास। तो दो नए प्रोडक्ट्स क्या बने? सिल्वर क्लोराइड AgCl और सोडियम नाइट्रेट NaNO3। यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड बनता है वो भी एक वाइट सॉलिड होता है जो पानी में इनसॉल्युबल है, इसलिए इसका भी एक वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। इक्वेशन में AgCl के आगे जो नीचे वाला एरो बना है वो साफ साफ बता रहा है कि ये हमारा प्रेसिपिटेट है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और परफेक्ट एग्जाम्पल है। ऑलराइट, तो हमने चारों मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को एक एक करके डिटेल में समझा। अब आखिरी में चलिए क्विक रिकैप करते हैं, एक कंपैरिजन करते हैं, ताकि आप इन चारों में कभी भी कंफ्यूज ना हो और किसी भी रिएक्शन को देखते ही पहचान लें। इस टेबल पर ध्यान दीजिए, ये आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। नंबर 1, कॉम्बिनेशन। इसकी पहचान है मल्टीपल रिएक्टेंट्स सिंगल प्रोडक्ट। ढेर सारे रिएक्टेंट्स मिलकर सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाएंगे। फॉर्मूला A + B गिव्स AB। नंबर 2, डीकॉम्पोजिशन। इसकी पहचान है अ सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स। एक अकेला रिएक्टेंट टूटकर कई प्रोडक्ट्स देगा। फॉर्मूला AB गिव्स A + B, बिल्कुल कॉम्बिनेशन का उल्टा। नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव को हटा देगा। इसमें एक एलिमेंट और एक कंपाउंड रिएक्ट करते हैं। फॉर्मूला A + BC गिव्स AC + B। और नंबर 4, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसकी पहचान है एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स, और इसमें अक्सर एक प्रेसिपिटेट बनता है। फॉर्मूला AB + CD गिव्स AD + CB। बस ये की आइडेंटिफायर्स अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, आप कभी गलती नहीं करेंगे। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। हमने देखा कि जब क्विक लाइम में पानी मिलाया, कॉम्बिनेशन, तो हीट निकली, और जब लाइमस्टोन को तोड़ा, डीकॉम्पोजिशन, तो हमें हीट देनी पड़ी। तो मेरा सवाल है, आखिर इन रिएक्शंस में हीट और एनर्जी का रोल क्या है? हमने देखा कि कुछ रिएक्शंस हीट प्रोड्यूस करते हैं, जबकि कुछ रिएक्शंस को होने के लिए हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। इन्हीं एनर्जी चेंजेस के बेसिस पर
रिएक्शंस को 2 और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है और अपने अगले पार्ट में हम इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो मिलते हैं पार्ट। नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर के पार्ट 4 में। पिछले पार्ट्स में हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को अच्छे से समझा था। आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि रिएक्शंस के टाइम हीट का क्या रोल होता है और वो क्या चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं कि कोई रिएक्शन रॉकेट की स्पीड से होगा या कछुए की चाल से। तो तैयार हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम हीट इन हीट आउट को समझेंगे, यानी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। इसके बाद हम रिएक्शंस की स्पीड यानी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। फिर हम उन 5 सुपर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को एक एक करके डिटेल में खोदेंगे जो स्पीड को कंट्रोल करते हैं। रिएक्टेंट का नेचर कैसा है, उसका साइज क्या है, कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है और आखिर में कैटलिस्ट का जादुई रोल क्या है। लास्ट में सब कुछ समराइज करके देखेंगे कि अगले पार्ट में हमारे लिए क्या है। ओके, तो हमारा पहला टॉपिक है हीट इन हीट आउट। देखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है या कोई फिजिकल चेंज भी, वहां एनर्जी का लेन देन जरूर होता है। या तो एनर्जी सिस्टम के अंदर आती है या सिस्टम से बाहर जाती है। हीट के इसी आने और जाने को अब हम डिटेल में समझेंगे। इस कॉन्सेप्ट को फील करने के लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट इमेजिन करते हैं। सोचो, आपके सामने 2 प्लास्टिक की बॉटल्स हैं और दोनों में 100 ml पानी भरा है। ठीक है, अब बॉटल ए में हम 5 ग्राम्स पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला है KNO3, डालते हैं और उसे अच्छे से हिलाते हैं ताकि वो घुल जाए। अब जैसे ही आप इस बॉटल को हाथ में पकड़ेंगे ना, आपको वो ठंडी महसूस होगी, एकदम चिल्ड। थर्मामीटर डालकर देखोगे तो पता चलेगा कि टेम्परेचर नीचे चला गया है, डिक्रीज हो गया है। अब सोचो ऐसा हुआ क्यों? हुआ ये कि पोटेशियम नाइट्रेट को पानी में घुलने के लिए एनर्जी चाहिए थी और उसने वो एनर्जी हीट के फॉर्म में अपने आसपास से यानी पानी से खींच ली, एब्जॉर्ब कर ली। तो जिस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होती है और चीजें ठंडी हो जाती हैं, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब चलते हैं बॉटल बी की तरफ। इसमें हम 5 ग्राम्स सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH डालेंगे और डिसॉल्व करेंगे। इस बार जब आप बॉटल को छुएंगे तो वो आपको गर्म लगेगी। टेम्परेचर चेक करने पर पता चलेगा कि सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। यहां बिल्कुल उल्टा हुआ। NaOH जब पानी में घुला तो उसने हीट पैदा की, रिलीज की। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट बाहर निकलती है, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो अब इन्हीं 2 प्रोसेसेस को केमिकल रिएक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में ठीक से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये वो रिएक्शन है जिसमें या तो आसपास से हीट एब्जॉर्ब होती है या फिर हमें रिएक्शन को शुरू करने के लिए बाहर से हीट देनी पड़ती है, बिल्कुल जैसे चाय बनाने के लिए गैस ऑन करनी पड़ती है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट का डिकॉम्पोजिशन। इक्वेशन को ध्यान से देखिए, CaCO3S प्लस हीट, फिर एरो CaOS प्लस CO2G। यहाँ ब्रैकेट में S का मतलब है सॉलिड और G का मतलब है गैस। तो CaCO3 यानी लाइमस्टोन सॉलिड होता है। अगर आप इसे गर्मी देंगे यानी हीट सप्लाई करेंगे, तभी ये टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनाएगा। देखो, हीट को हमने रिएक्टेंस की साइड यानी एरो के लेफ्ट में लिखा है। इसका मतलब है कि हीट इस रिएक्शन का एक जरूरी इंग्रेडिएंट है, इसके बिना रिएक्शन नहीं होगा। अब आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन पर। ये वो रिएक्शंस हैं जिनके होने पर हीट पैदा होती है, इवॉल्व या रिलीज होती है। इसका बेहतरीन एग्जांपल है जब हम कैल्शियम ऑक्साइड CaO यानी बिना बुझे चूने में पानी मिलाते हैं। इक्वेशन है CaOSS प्लस H2OL CaOH2AQ प्लस हीट। यहाँ L का मतलब है लिक्विड और AQ का मतलब है एक्वस यानी पानी में बना हुआ सोल्यूशन। जब आप चूने में पानी डालते हैं तो एकदम से रिएक्शन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में इतनी सारी हीट निकलती है कि पानी उबलने लग सकता है। यहाँ हीट को प्रोडक्ट्स की साइड यानी एरो के राइट में लिखा गया है क्योंकि ये रिएक्शन का एक बाय प्रोडक्ट है जो रिएक्शन के बाद बन रहा है। ओके, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन से जुड़ी एक बहुत ही जरूरी, एक लाइफ सेविंग सेफ्टी वार्निंग। ये बात आपको हमेशा हमेशा याद रखनी है, खासकर जब आप केमिस्ट्री लैब में काम करेंगे। ये वार्निंग है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करने यानी पानी मिलाकर उसे पतला करने के बारे में। ये प्रोसेस एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इसमें एकदम से बहुत ज्यादा हीट निकल सकती है। तो इस प्रोसेस को सेफली करने का सही तरीका क्या है? स्टेप 1, हमेशा एक बड़े बीकर में पहले ज्यादा क्वांटिटी में पानी लें। ज्यादा पानी क्यों? क्योंकि पानी एक बहुत अच्छा हीट अब्जॉर्बर है, वो सारी गर्मी को अपने अंदर समा लेगा। स्टेप 2,
अब उस पानी में एसिड को धीरे धीरे बूंद बूंद करके बीकर की साइड से डालिए। हमेशा याद रखिए रूल A to W, यानी एसिड टू वाटर। एसिड को पानी में डालना है, पानी को एसिड में नहीं। और स्टेप 3, जैसे जैसे आप एसिड डाल रहे हैं, एक कांच की रॉड से सोल्यूशन को लगातार हिलाते रहिए, यानी स्टर करते रहिए। ऐसा करने से जो भी हीट बन रही है वो पूरे पानी में आराम से फैल जाती है, यानी डिसिपेट हो जाती है, और कहीं भी एक जगह पर टेम्परेचर एकदम से शूट अप नहीं करता। और अब वो चीज जो आपको कभी नहीं करनी है, इस रूल को अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। कभी भी एसिड में पानी नहीं डालना है। नेवर ऐड वाटर टू एसिड। सोच कर देखिए क्या होगा अगर आपने इसका उल्टा किया। जैसे ही आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में पानी की कुछ बूंदें डालेंगे, उस छोटी सी जगह पर इतनी ज्यादा हीट निकलेगी कि वो पानी तुरंत बॉयल होकर स्टीम यानी भाप बन जाएगा। ये स्टीम बहुत तेजी से फैलेगी और अपने साथ एसिड के छींटे बीकर से बाहर उछाल देगी। ये एसिड स्प्लैश आपके कपड़ों पर, आपकी स्किन पर, या भगवान न करे आपकी आंखों में गिर सकता है, जिससे बहुत गंभीर सीवियर बर्न्स हो सकते हैं। इसलिए याद रखिए, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर स्लोली विथ कांस्टेंट स्टरिंग। चलिए अब हम अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, द स्पीड ऑफ रिएक्शंस। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि जब आप गैस स्टोव ऑन करते हैं तो वो तुरंत जल जाती है, लेकिन घर में रखी लोहे की चीज पर जंग लगने में महीनों या साल लग जाते हैं? दोनों ही केमिकल रिएक्शंस हैं, पर उनकी स्पीड में इतना फर्क क्यों है? आइए इसके पीछे का राज जानते हैं। इस स्लाइड पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फास्ट रिएक्शंस, जैसे एलपीजी का जलना। आप नॉब ऑन करके लाइटर क्लिक करते हैं और कंबस्शन यानी गैस का जलना पलक झपकते ही शुरू हो जाता है। या जब आप बेकिंग सोडा पर नींबू निचोड़ते हैं तो जो तेजी से झाग बनता है, जिसे हम एफोवेसेंस कहते हैं, वो CO2 गैस के निकलने से होता है। ये फास्ट रिएक्शंस है। दूसरी तरफ है स्लो रिएक्शंस, जैसे लोहे पर जंग लगना यानी रस्टिंग ऑफ आयरन। ये एक बहुत धीमा प्रोसेस है। या फिर पत्थरों का हवा पानी से टूटकर मिट्टी बनना, जिसे इरोजन कहते हैं, इसमें तो हजारों साल लग जाते हैं। तो कोई रिएक्टेंट कितनी तेजी से प्रोडक्ट में बदल रहा है, इसी स्पीड को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब असली सवाल ये है कि इस रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कौन करता है? ऐसे 5 मेन फैक्टर्स हैं। इस सेक्शन में हम पहले 2 फैक्टर्स को डिटेल में समझेंगे। पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट का अपना स्वभाव, और दूसरा है साइज ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स, यानी उसके कणों का साइज। हमारा पहला फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। इसका सीधा सा मतलब है कि जो चीज रिएक्ट कर रही है वो खुद कितनी रिएक्टिव है। हर एलिमेंट का अपना एक अलग नेचर होता है, जैसे हर इंसान का होता है, कुछ बहुत एक्टिव, कुछ थोड़े सुस्त। इस टेबल को देखिए, हम 2 अलग मेटल्स एल्यूमिनियम Al और जिंक Zn का रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ कंपेयर कर रहे हैं। दोनों ही मेटल्स एसिड से रिएक्ट करके अपना सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लेकिन जब आप एल्यूमिनियम को एसिड में डालेंगे तो बहुत तेजी से हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलेंगे, रिएक्शन फास्ट होगा। वहीं जब आप जिंक को एसिड में डालेंगे तो गैस तो निकलेगी, लेकिन एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में काफी धीरे धीरे, रिएक्शन स्लोअर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो नियम सीधा है, रिएक्टेंट जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। अब चलते हैं दूसरे फैक्टर पर, साइज ऑफ पार्टिकल्स। ये समझने के लिए एक और सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम लेंगे शाबात टाइल, जो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ही होता है, और उस पर डाइल्यूट HCl डालेंगे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। हम टाइल को 2 अलग अलग फॉर्म्स में लेंगे, एक बार उसके टुकड़े और दूसरी बार उसका पाउडर। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? जब हम टाइल के टुकड़ों पर एसिड डालेंगे तो CO2 गैस के बबल्स निकलेंगे, पर धीरे धीरे। आप देखेंगे कि टुकड़े आहिस्ता आहिस्ता घुलकर गायब हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम उसी टाइल का पाउडर बनाकर उस पर एसिड डालते हैं तो रिएक्शन में जैसे तूफान आ जाता है। एकदम से रैपिड एफोवेसेंस होता है, ढेर सारा झाग बनता है और पाउडर आंखों के सामने ही गायब हो जाता है। दोनों केसेस में रिएक्शन तो सेम है, पर स्पीड में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसके पीछे का साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है सरफेस एरिया। इसे ऐसे समझो, रिएक्शन हमेशा सरफेस पर होता है। जब टाइल का बड़ा टुकड़ा था तो एसिड सिर्फ उसके बाहरी सरफेस से ही रिएक्ट कर पा रहा था, लेकिन जब हमने उसे पाउडर बना दिया तो हर छोटा सा कण, हर छोटा पार्टिकल अब एसिड के लिए एक्सपोज हो गया। इससे रिएक्शन के लिए अवेलेबल टोटल सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया। ज्यादा सरफेस एरिया का मतलब है एसिड के मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करने के लिए ज्यादा जगह मिलना, ज्यादा टक्कर होना, और इसलिए एक बहुत ही फास्टर रिएक्शन रेट। तो पॉइंट सिंपल है, पार्टिकल साइज जितना छोटा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा। चलिए, 2 फैक्टर्स हमने समझ लिए। अब बारी है अगले 2 बहुत जरूरी फैक्टर्स की,
जो रिएक्शन की स्पीड पर अपना असर डालते हैं। ये हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि एक गिवन वॉल्यूम में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। इसे एक सिंपल एनालॉजी से समझो। मान लो एक खाली हाईवे है, वहां दो गाड़ियों के टकराने का चांस बहुत कम है, लेकिन अगर किसी सड़क पर अच्छा खासा ट्रैफिक जैम है तो गाड़ियों के आपस में टकराने का चांस बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब हम कैल्शियम कार्बोनेट पर डाइल्यूट HCl डालते हैं, जिसमें H+ आयंस की संख्या कम होती है, तो रिएक्शन धीरे धीरे होता है। ये खाली हाईवे जैसा है। वहीं अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज करें, जिसमें H+ आयंस की भीड़ होती है, तो रिएक्शन बहुत तेजी से होता है। ये ट्रैफिक जैम वाली सड़क जैसा है। ज्यादा मॉलिक्यूल्स मतलब ज्यादा टक्कर, यानी मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन्स, और इसलिए अ फास्टर रिएक्शन। इससे हमें एक सीधा सा नियम मिलता है, द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ेगी। आपने कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो स्पीड भी लगभग डबल हो जाएगी। हमारा चौथा फैक्टर है टेम्परेचर। याद कीजिए, हमने लाइमस्टोन यानी CaCO3 की बात की थी। अगर आप लाइमस्टोन को रूम टेम्परेचर पर रखें, कंडीशन A, तो वो सालों तक वैसा ही पड़ा रहेगा, स्टेबल रहेगा, उससे कोई गैस नहीं निकलेगी। और इसलिए अगर हम उसके पास लाइम वाटर यानी चूने का पानी रखें तो वो बिल्कुल क्लियर ही रहेगा। मतलब इस टेम्परेचर पर रिएक्शन रेट ऑलमोस्ट 0 है। लेकिन जब हम उसी लाइमस्टोन को भट्टी में डालकर जोर से गर्म करते हैं, कंडीशन B, तो वो टूटना यानी डीकंपोज होना शुरू हो जाता है। उससे CO2 गैस निकलती है, और ये गैस जब लाइम वाटर से गुजरती है तो उसे दूधिया यानी मिल्की कर देती है। लाइम वाटर का मिल्की होना ही इस बात का सबूत है कि CO2 गैस बन रही है, यानी रिएक्शन हो रहा है। इससे साबित होता है कि हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन बहुत फास्ट हो गया। इसके पीछे का प्रिंसिपल बहुत मजेदार है। जब हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम बेसिकली उसके मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे रहे होते हैं। इस एनर्जी से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो ज्यादा तेजी से इधर उधर भागने लगते हैं, और जब वो टकराते हैं तो ज्यादा जोर से टकराते हैं। हर टक्कर से प्रोडक्ट नहीं बनता, सिर्फ इफेक्टिव यानी असरदार टक्कर से बनता है, और ज्यादा टेम्परेचर पर इन इफेक्टिव कोलिजन्स का नंबर बढ़ जाता है। इसलिए सीधा सा नियम है, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक जनरल रूल ऑफ थंब है कि हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट लगभग डबल हो जाता है। और अब आते हैं अपने पांचवें और आखिरी फैक्टर पर। ये एक जादुई सब्सटेंस जैसा है जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है, लेकिन खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। इसे हम कहते हैं कैटलिस्ट। आइए देखते हैं ये इतना स्पेशल क्यों है। तो आखिर ये कैटलिस्ट होता क्या है? एक कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जिसकी सिर्फ मौजूदगी से, उसकी प्रेजेंस से एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसकी सबसे कमाल की बात यह है कि रिएक्शन के दौरान कैटलिस्ट खुद यूज नहीं होता। वो जैसा रिएक्शन के शुरू में था, बिल्कुल वैसा ही केमिकल फॉर्म में आखिर में मिल जाता है। इसे ऐसे समझो, अगर आपको एक पहाड़ के इस पार जाना है तो या तो आप पहाड़ चढ़कर जाएंगे जिसमें बहुत टाइम और एनर्जी लगेगी, या फिर आप पहाड़ के नीचे बनी एक टनल से गुजर जाएंगे। कैटलिस्ट वही टनल है। वो रिएक्शन को एक आसान, कम एनर्जी वाला रास्ता, एक शॉर्टकट प्रोवाइड करता है। इसका एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल देखते हैं। पोटेशियम क्लोरेट यानी KClO3 को जब गर्म करते हैं तो वो डीकंपोज होकर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ KClO3 को गर्म करेंगे तो रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होगा। पर अगर आप इसमें सिर्फ एक चुटकी मैंगनीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 का पाउडर मिला दें तो जादू देखो, रिएक्शन बहुत तेजी से होने लगता है, और वो भी काफी कम टेम्परेचर पर। यहाँ MnO2 एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है। एक और जरूरी इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल है वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाने का प्रोसेस। इसे हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल कहते हैं। इसमें वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराया जाता है। ये प्रोसेस अपने आप में बहुत स्लो है, इसलिए इसको स्पीड अप करने के लिए निकल Ni मेटल को एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। निकल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन इतनी तेजी से हो पाता है कि बड़े पैमाने पर वनस्पति घी का प्रोडक्शन करना पॉसिबल हो पाता है, जिससे कंपनीज को फायदा होता है। तो इसी के साथ हमने रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले 5 पावरफुल फैक्टर्स को डिटेल में समझ लिया है। चलिए अब जल्दी से एक रिकैप करते हैं कि हमने इस पार्ट 4 में क्या क्या सीखा। आइए इस समरी चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हीट के आधार पर रिएक्शंस 2 तरह की हैं, याद है? एंडोथर्मिक जो हीट एब्जॉर्ब करती हैं, और एक्सोथर्मिक जो हीट रिलीज करती हैं।
फिर हमने रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करने वाले 5 फैक्टर्स देखे। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस, फास्टर रिएक्शन, पार्टिकल साइज, पार्टिकल्स जितने छोटे यानी सरफेस एरिया जितना ज्यादा, रिएक्शन उतना फास्ट, कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो रिएक्शन फास्ट, टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है, और आखिर में कैटलिस्ट, वो स्पेशल सब्सटेंस जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है पर खुद यूज नहीं होता। और अब आखिर में आपके लिए एक सवाल। हमने देखा कि लैब्स और इंडस्ट्रीज में कैटलिस्ट्स कितने जरूरी हैं, पर क्या आपने सोचा है कि सबसे कमाल के, सबसे एफिशिएंट कैटलिस्ट्स तो आपकी अपनी बॉडी के अंदर इसी वक्त हजारों लाखों की तादाद में काम कर रहे हैं, जो आपको जिंदा रखे हुए हैं, हर सांस लेने से लेकर खाना पचाने तक, हर काम में। इन्हीं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स को हम एंजाइम्स कहते हैं। इसके बारे में जरूर सोचिए। अगले पार्ट में यानी पार्ट 5 में हम 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और इन कॉन्सेप्ट्स को हम रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ेंगे, जैसे जंग लगना और खाने का खराब होना। तो मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, और स्वागत है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के पार्ट 5 में। देखिए, पिछले पार्ट्स में हमने रिएक्शंस के टाइप्स, उनकी स्पीड और एनर्जी चेंजेस के बारे में काफी कुछ समझा। आज हम इस चैप्टर के बिल्कुल आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और इनके डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स, जैसे जंग लगना जिसे हम कोरोजन कहते हैं, और खाने का खराब हो जाना यानी कि रैंसिडिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये रहा हमारा रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की सबसे पुरानी यानी क्लासिकल डेफिनेशन से। फिर हम ऑक्सीडेंट्स और एक बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट नेसेंट ऑक्सीजन को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये दोनों प्रोसेसेस हमेशा एक साथ जोड़ी में कैसे होती हैं, जिसे हम रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। फिर हम थोड़ा एडवांस लेवल पर जाकर इसका मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक व्यू समझेंगे। फाइनली इन सारी थ्योरीज को हम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे, कोरोजन यानी जंग लगना और रैंसिडिटी यानी खाने का खराब होना। और सबसे आखिर में पूरे चैप्टर का एक क्विक रिकैप करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, क्लासिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को उनके सबसे पहले सबसे सिंपल तरीके से समझेंगे। ये जो डेफिनेशन है ना, ये आगे के सारे टॉपिक्स की नींव है, उनका फाउंडेशन है, इसलिए इस पर बहुत ध्यान से फोकस करना। तो आसान शब्दों में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे की बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस है। क्लासिकल डेफिनेशन के हिसाब से ऑक्सीडेशन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें कोई भी सब्सटेंस या तो ऑक्सीजन गेन करता है या फिर हाइड्रोजन लूज करता है। अब इसका ठीक उल्टा सोचिए, रिडक्शन में कोई सब्सटेंस या तो ऑक्सीजन लूज करेगा या फिर हाइड्रोजन गेन करेगा। सिंपल है ना? दोनों एक सिक्के के 2 पहलू जैसे हैं, और हम आगे जाकर देखेंगे कि ये हमेशा एक साथ ही होते हैं। ओके, अब हमने ये तो समझ लिया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो अगला सवाल ये उठता है कि लैब में इसको करवाता कौन है। इसके लिए हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन पर, ऑक्सीडेंट्स एंड नेसेंट ऑक्सीजन। हमें कुछ खास सब्सटेंसेस की जरूरत पड़ती है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज होने में मदद करते हैं, और उन्हीं को हम कहते हैं ऑक्सीडेंट्स। चलिए देखते हैं कि ये अपना काम कैसे करते हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसे हम शॉर्ट में ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, आखिर है क्या चीज? बहुत सिंपल है। एक ऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस है जो किसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए जरूरी ऑक्सीजन सप्लाई करता है। उसका बस एक ही काम है, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन देना ताकि वो ऑक्सीडाइज हो सके। और इस प्रोसेस में एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि वो खुद रिड्यूस हो जाता है। केमिस्ट्री लैब्स में कुछ बहुत ही कॉमन केमिकल ऑक्सीडेंट्स यूज किए जाते हैं। इनके नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। पहला है एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, फॉर्मूला है KMNO4। दूसरा है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। और तीसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। यहाँ एक चीज नोटिस करना, पहले 2 के आगे एसिडिफाइड लिखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एसिडिक मीडियम में इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आते हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर, नेसेंट ऑक्सीजन। देखिए, जब KMNO4 या K2Cr2O7 जैसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रिएक्ट करते हैं तो वो स्टेबल O2 मॉलिक्यूल रिलीज नहीं करते, बल्कि वो अकेले सिंगल ऑक्सीजन एटम्स रिलीज करते हैं। यही अकेला एटॉमिक ऑक्सीजन जो O2 मॉलिक्यूल बनने से बस 1 सेकंड पहले एग्जिस्ट करता है, नेसेंट ऑक्सीजन कहलाता है। इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में O से लिखते हैं।
अब सोचिए, ये अकेला एटम है, इसके पास पार्टनर नहीं है, तो ये बहुत अनस्टेबल और एक्सट्रीमली रिएक्टिव होता है। ये फौरन किसी और सब्सटेंस को पकड़कर उसे ऑक्सीडाइज कर देता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से पक्का करते हैं। जब हम एथिल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो एसिटिक एसिड यानी सिरका में बदल जाता है। अब ये रिएक्शन करवाने के लिए हम एक पावरफुल ऑक्सीडेंट जैसे K2Cr2O7 यूज करते हैं एसिडिक मीडियम में। तो होता क्या है, ये ऑक्सीडेंट वही सुपर रिएक्टिव नेसेंट ऑक्सीजन O सप्लाई करता है। यही नेसेंट ऑक्सीजन सीधा अल्कोहल पर अटैक करता है और उसे एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो आखिर में हुआ क्या, ऑक्सीडेंट ने नेसेंट ऑक्सीजन दिया और उस नेसेंट ऑक्सीजन ने अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दिया। सिंपल। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, रिडॉक्स रिएक्शंस। जैसा मैंने पहले भी हिंट दिया था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कभी अकेले अकेले नहीं होते, ये हमेशा साथ में होते, एक ही रिएक्शन में। ये एक परफेक्ट पार्टनरशिप जैसा है। अगर एक सब्सटेंस कुछ देगा तो दूसरे को वो लेना ही पड़ेगा। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही वक्त पर साइमल्टेनियसली हो रहे हों, उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये नाम अपने आप में ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। देखिए, रिडक्शन से लिया रेड और ऑक्सीडेशन से लिया ऑक्स, और दोनों को मिलाकर बन गया रिडॉक्स। तो रूल ये है, जब भी कोई एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा तो उसी रिएक्शन में एट द सेम टाइम कोई दूसरा सब्सटेंस जरूर रिड्यूस होगा। चलिए इस रिएक्शन को आराम से स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करते हैं। रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस हाइड्रोजन H2 गिव्स कॉपर Cu प्लस वाटर H2O। चलिए स्टेप 1, पहले हम कॉपर ऑक्साइड यानी CuO पर फोकस करते हैं। रिएक्शन के बाद ये क्या बन गया, सिर्फ कॉपर Cu। मतलब क्या हुआ, CuO ने अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, बिल्कुल सही, रिडक्शन। तो हम बोलेंगे कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया है। अब आइए स्टेप 2 पर। हाइड्रोजन H2 को देखिए, रिएक्शन के बाद ये बन गया वाटर H2O। यहाँ हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया है, और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इस केस में हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया है। अब स्टेप 3, इनके रोल्स को समझते हैं। जो सब्सटेंस दूसरे को रिड्यूस करता है उसे हम कहते हैं रिडक्टेंट। यहाँ हाइड्रोजन ने CuO से ऑक्सीजन हटा दिया, इसलिए हाइड्रोजन ही हमारा रिडक्टेंट है। फाइनली स्टेप 4, जो सब्सटेंस दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है उसे कहते हैं ऑक्सीडेंट। यहाँ कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन को अपना ऑक्सीजन दे दिया, इसलिए कॉपर ऑक्साइड हमारा ऑक्सीडेंट है। इससे गोल्डन रूल निकलता है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडेंट होता है वो हमेशा खुद रिड्यूस होता है, और जो रिडक्टेंट होता है वो हमेशा खुद ऑक्सीडाइज होता है। अब तक हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के गेन और लॉस से समझा, लेकिन केमिस्ट्री में इससे भी ज्यादा फंडामेंटल, इससे भी ज्यादा यूनिवर्सल तरीका है इन चीजों को समझने का। तो चलिए अब हम चलते हैं मॉडर्न व्यू की तरफ, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स की कहानी पर बेस्ड है। स्क्रीन पर देखिए, आपको दोनों व्यूज का एक क्लियर कंपैरिजन दिख रहा है। जो क्लासिकल व्यू है वो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के आने जाने पर बेस्ड है। ये आसान है, लेकिन हर रिएक्शन पर अप्लाई नहीं होता। दूसरी तरफ है मॉडर्न या इलेक्ट्रॉनिक व्यू। ये इलेक्ट्रॉन्स के गेन या लॉस पर बेस्ड है। ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है, मतलब हर रिडॉक्स रिएक्शन पर लागू होती है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे एडवांस टॉपिक्स को समझने के लिए तो ये बिल्कुल जरूरी है। तो मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से ऑक्सीडेशन क्या है? सिंपल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी कोई एटम, आयन या मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, एक न्यूट्रल आयन एटम Fe जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है तो वो एक पॉजिटिव चार्ज वाला Fe2+ आयन बन जाता है। इस प्रोसेस में आयन का ऑक्सीडेशन हुआ है। इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है, लियो द लायन सेज जर। यहाँ लियो का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीडेशन लियो यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो रिडक्शन क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका ठीक उल्टा, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी कोई एटम, आयन या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो हम कहते हैं कि वो रिड्यूस हो गया है। अब आते हैं लियो द लायन सेज जर के दूसरे पार्ट पर, यानी जर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। ये लियो जर का कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है कि इससे आप कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन आसानी से पहचान सकते हैं।
चलिए अब वक्त आ गया है कि इन सब थ्योरीज को लैब से बाहर निकालकर अपनी रोज की जिंदगी में देखें। हमारा अगला सेक्शन है करोजन, जिसे हम आम भाषा में जंग लगना कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन हमने अभी सीखी है ना, उसका एक परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। तो आखिर ये करोजन है क्या? करोजन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें किसी मेटल का सरफेस धीरे धीरे खराब या डिग्रेड होता है। और ये होता क्यों है? ये होता है हमारे आसपास की हवा में मौजूद गैसेस जैसे ऑक्सीजन और नमी यानी वाटर वेपर के अटैक की वजह से। आपने देखा होगा लोहे के गेट पर जंग लग जाता है, चांदी के पायल काले पड़ जाते हैं, तांबे के बर्तन पर हरी परत जम जाती है। ये सब करोजन के ही एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अब स्पेसिफिकली लोहे के जंग यानी रस्ट की बात करते हैं। ये जो लाल भूरा पाउडर होता है, ये सिर्फ रंग नहीं है, ये एक पूरा केमिकल कंपाउंड है। इसका केमिकल नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड और इसका फॉर्मूला है Fe2O3.H2O। यहाँ .H2O का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल्स उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर फंसे हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये जंग लगता कैसे है? ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, आयरन के सरफेस का कोई एक हिस्सा एनोड बन जाता है। यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन, मतलब आयरन के एटम्स Fe अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Fe2+ आयंस बन जाते हैं। याद है LEO, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। स्टेप 2, अब जो इलेक्ट्रॉन्स निकले वो मेटल के अंदर से ही ट्रैवल करके दूसरे हिस्से पर पहुंचते हैं जो बन जाता है कैथोड। यहाँ होता है रिडक्शन। हवा की ऑक्सीजन O2 और पानी से मिले H+ आयंस उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं और पानी H2O बना देते हैं। याद है GER, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। स्टेप 3, अब आखिर में जो Fe2+ आयंस बने थे वो आगे और ऑक्सीडाइज होकर Fe3+ आयंस बनाते हैं और फाइनली पानी के साथ रिएक्ट करके हमारा जंग यानी Fe2O3.H2O बनाकर सरफेस पर जमा हो जाते हैं। तो जंग लगना एक स्लो बट कंटिन्यूअस रिडॉक्स रिएक्शन है जो मेटल की सरफेस पर चलती रहती है। चलिए अब हम इस चैप्टर के बिल्कुल आखिरी टॉपिक पर आते हैं और ये भी सीधा हमारी डेली लाइफ, हमारे किचन से जुड़ा हुआ है। हम बात करेंगे रैंसिडिटी की, यानी खाने पीने की चीज़ों का खराब हो जाना। इसके बाद हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा रिकैप भी करेंगे। आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि अगर पुराने तेल या फैट्स वाला खाना जैसे चिप्स का पैकेट खुला रह जाए तो कुछ टाइम बाद उसमें से एक अजीब सी बदबू आने लगती है और उसका टेस्ट भी बिगड़ जाता है। इसी कंडीशन को रैंसिडिटी कहते हैं। ये होता क्यों है? सिंपल है, हवा में जो ऑक्सीजन है वो उस खाने के अंदर मौजूद फैट्स और ऑयल्स को ऑक्सीडाइज कर देती है। तो बेसिकली रैंसिडिटी खाने में फैट्स और ऑयल्स का एयर ऑक्सीडेशन है। तो रैंसिडिटी से बचा कैसे जा सकता है? इसके कुछ कॉमन तरीके हैं। पहला, हम एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकने या स्लो करने का काम करते हैं। दूसरा, खाने को एयरटाइट डब्बों में स्टोर करना। इससे क्या होगा? खाने का कांटेक्ट हवा की ऑक्सीजन से टूट जाएगा। और तीसरा और सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो आप देखते हैं वो है चिप्स के पैकेट्स। उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, वो रिएक्ट नहीं करती, तो वो ऑक्सीजन को बाहर निकाल देती है और चिप्स को ताज़ा और क्रिस्पी रखती है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस यहाँ पर पूरा होता है। आज के इस 5वें पार्ट में हमने देखा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं। पहले उनकी क्लासिकल डेफिनेशन समझी और फिर उनकी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन। हमने ये भी जाना कि ये दोनों हमेशा एक साथ होते हैं, जिन्हें हम रीडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। और फिर हमने इन्हीं प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके जंग लगने और खाने के खराब होने जैसे प्रोसेसेस को भी समझा। इन सब कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप इस चैप्टर की सारे एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। रस्टिंग और रैंसिडिटी के अलावा क्या आप अपनी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के कुछ और एग्जाम्पल्स सोच सकते हैं? जरा सोचिए और अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं